गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारे कम्युनिकेशन की सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास में हमने कम्युनिकेशन के बारे में देखा था, उसकी विशेषताएं देखी थी। पहले हम उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे कि आज हमारा टॉपिक क्या है। तो हमें फीडबैक और फीड फॉरवर्ड से स्टार्ट करना है, तो उस तक हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। तो हमने क्या देखा था? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शब्द ये लैटिन वर्ड कम्युनिस या कम्युनिकेयर से निकला है, जिसका मतलब होता है शेयरिंग ऑफ आइडियाज, यानी कि अपने विचारों को शेयर करना। शॉर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार अपने संचार का मतलब होता है विचारों, ज्ञान आदि का आदान प्रदान, संदेश देना, चाहे वो भाषण से हो, लेखन से या फिर संकेतों से, यानी कि एक्सचेंजिंग ऑफ फीलिंग्स इमोशंस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। और इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें एक होता है सेंडर और एक होता है मैसेज जिसको भेजा जाता है, और एक होता है रिसीवर जिसके पास वो मैसेज भेजा जाता है। फिर हमने देखा इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो टू वे होता है, जिसमें फीडबैक अनिवार्य या कंपलसरी होती है। अलग अलग विद्वानों ने परिभाषा दी है। तो सूचनाओं को साझा करना ये होता है, और जिसमें संदेश देना और प्राप्त करना शामिल होता है। एक या अधिक लोगों में एक एक या अधिक अन्य लोगों को सूचनाओं का हस्तांतरण करना होता है। फीडबैक से पता चलता है कि संचार सफल रहा या असफल, तो ये भी हमें फीडबैक से ही पता चलता है। फिर हमने देखा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो ये होता है टू वे प्रोसेस होता है, फीडबैक इसमें कंपलसरी होती है। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि बेस लैंग्वेज को हमको नॉलेज होना चाहिए। होमोफिलस, यानी कि सेम कल्चर होना चाहिए। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हमने देखा एंडलेस और कंटिन्यूस प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन, यानी कि जैसे सेंडर कोई मैसेज भेजता है और फीडबैक आती है उसके पास, तो दोबारा से उसको रिप्लाई करना पड़ सकता है, तो ये एंडलेस या कंटिन्यूस प्रोसेस है। यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज साइंस, शब्दों के साथ साथ संकेतों का भी यूज इसमें किया जाता है। कम्युनिकेशन ऑल परवेसिव होता है, जीवन के लगभग सभी पहलुओं में ये शामिल होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसमें होती है। इंटेंशनल, कभी कभी जानबूझकर कभी कभी अनजाने में ये संचार हो सकता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, और इसमें होता है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं सिंक्रोनस, यानी कि जिसमें फेस टू फेस हम बातचीत करते हैं, रियल टाइम में हमको जवाब मिल जाता है। और इसके उदाहरण में आते हैं व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, जिसमें हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाता है। वीडियो चैट, वर्चुअल क्लासरूम और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग इसी के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट देखा हमने इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, जिसमें थ्रू मीडिया हम कनेक्ट होते हैं, रियल टाइम में रिस्पॉन्स या आंसर नहीं मिलता। जैसे डिस्कशन होते हैं, फोरम होते हैं, और इसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स कभी नहीं मिलता। और इसमें उदाहरण कौन कौन से होते हैं? तो ब्लॉग, व्लॉग, डिस्कशन बोर्ड्स, ईमेल और चिट्ठी, ये सभी होते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, या इसे ही असिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर हमने देखा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, और एक होता है मैसेज। तो सेंडर के पास होते हैं आइडियाज, आइडियाज को करता है इनकोड, इनकोड करने के बाद वो मीडियम या चैनल के माध्यम से अपने मैसेज को भेजता है रिसीवर के पास। रिसीवर उस मैसेज को करता है डिकोड, डिकोड करने के बाद समझ कर उसको करता है रिस्पॉन्स, जिसे कहते हैं फीडबैक। और फीडबैक को ये सेंडर दोबारा से करता है डिकोड। तो ऐसे ये प्रोसेस हमेशा ही चलता रहता है। तो सेंडर होता है इसमें मैसेज भेजने वाला, फिर होता है मैसेज जो कंटेंट रिसीवर को भेजा जाता है वो। इन कोडिंग कहाँ पर कैसी बात कहनी है ये पता चलता है। मीडिया और चैनल होता है रिसीवर, जिसके पास मैसेज भेजा जाता है वो यहाँ पर होता है डी कोडिंग, बोली गई बात को अपने लेवल पर समझते हैं। फिर होती है फीडबैक, तो इस चित्र के माध्यम से भी हमने इसको समझा था। और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में हमने देखा था सेंडर, उसके आइडियाज होते हैं, इनकोडिंग ऑफ मैसेज होता है, चैनल होता है जिसमें ओरल, रिटन या सिंबल्स का यूज होता है, फिर होता है रिसीवर, फिर डिकोडिंग द मैसेज, लिसनिंग, रीडिंग और ऑब्जर्विंग होता है। और यहाँ से हमारी आज की क्लास होती है स्टार्ट फीडबैक और फीड फॉरवर्ड से। तो लगभग 5 मिनट में हमने पिछली क्लास को रिवाइज कर दिया। अब हम देखेंगे फीड फॉरवर्ड क्या होता है।
तो ये कॉन्सेप्ट दिया था मार्शल गोल्ड स्मिथ ने, और कम्युनिकेशन का पहले ही प्रारूप तैयार इसमें कर लिया जाता है, यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, फोकसेस ऑन फ्यूचर ओरिएंटेड सॉल्यूशन। फ्यूचर में जो सॉल्यूशन हो सकते हैं उनको पहले ही तैयार कर लिया जाता है, उनका एक ढांचा बना लिया जाता है, जिसे हम कहेंगे फीड फॉरवर्ड। डिफरेंस बिटवीन फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड, इन दोनों में अंतर क्या होता है? जो फीडबैक होती है वो होती है स्टैटिक प्रोसेस, जैसे हमने संचार किया कि सेंडर ने मैसेज भेजा रिसीवर के पास, तो अपने लेवल पर समझेगा और एक प्रोसेस होगा जिसमें वो फीडबैक देगा। लेकिन फीड फॉरवर्ड ये क्रिएट मोमेंटम फॉर चेंज, चेंज करने के लिए पहले ही इसको तैयार किया जाता है। कैन बी मोर जनरल, ये सामान्य होती है, लेकिन ये होती है फीड फॉरवर्ड होती है स्पेसिफिक। जो फीडबैक होती है वो इम्प्लाई जजमेंट होता है, इसमें जजमेंट होता है, इसमें जज किया जाता है, लेकिन फीड फॉरवर्ड में कोई जजमेंट नहीं होती। लेस एफिशिएंट होती है फीडबैक, लेकिन मोर एफिशिएंट होती है फीड फॉरवर्ड। और टाइम कंज्यूमिंग होती है फीडबैक, लेकिन फीड फॉरवर्ड इज फास्टर होते हैं। कैसे? कि जैसे हमारे पास पहले ही हमने फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच बना लिया, कोई कॉन्सेप्ट लिख लिया, तो ये फास्टर होती है। लेकिन फीडबैक में हमको पहले उसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर हम उसकी फीडबैक देंगे, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा लगेगी फीडबैक में, लेकिन फीड फॉरवर्ड फास्टर होती है फीडबैक की अपेक्षा। फिर पर्पस या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो हम कम्युनिकेशन या संचार करते हैं उसके पर्पस, उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। जैसे हम यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर पर्पज क्या है? तो ये हो सकता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को शेयर करना, टू आस्क फॉर और गिव इंस्ट्रक्शंस और सजेशंस और एडवाइस, कुछ पूछना या कुछ इंस्ट्रक्शन देना या कोई सुझाव देना या एडवाइस सलाह लेना या देना, तो ये हो सकता है कम्युनिकेशन का उद्देश्य है। टू मेक रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करना, ये भी कम्युनिकेशन का पर्पज हो सकता है। टू परसुएड अदर पीपल टू एग्री विद यू, किसी व्यक्ति को अपनी बात के लिए सहमत करना, तो ये भी कम्युनिकेशन का पर्पज हो सकता है। अब हम देखेंगे अनएथिकल कम्युनिकेशन बिहेवियर। अनएथिकल का मतलब होता है ऐसा बिहेव, ऐसा व्यवहार जो कम्युनिकेशन में नहीं करना चाहिए, अनएथिकल होता है। अनैतिक होता है, तो अनैतिक कम्युनिकेशन का व्यवहार ये कौन कौन से हो सकते हैं? तो हो सकता है कोर्सिव। कोर्सिव का मतलब होता है फोर्सफुली, जैसे हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं सामने वाले व्यक्ति से, लेकिन सामने वाला नहीं करना चाहता और हम जबरदस्ती उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कोर्सिव। ये होता है अनएथिकल कम्युनिकेशन बिहेवियर। इसमें इंटीमिडेटिंग, रिप्रेसिव और थ्रेटनिंग, यानी कि जबरदस्ती और धमकाकर यहाँ कम्युनिकेशन करने की बात कही जाती है। नेक्स्ट है फिर डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा? एग्रेसिव होता है, अब्यूजिव होता है, इनसेंसिटिव एटसेट्रा होता है। तो इसमें क्या होता है? जो एग्रेसिव होता है, आक्रामक होता है, अब्यूजिव गाली गलौच वाला होता है, इनसेंसिटिव होता है जो हर जगह पॉसिबल नहीं है, जैसे जोक्स स्पेशली बेस्ड ऑन जेंडर, जेंडर बेस कोई जोक्स, रेस, सेक्स, रिलीजन और एथिकली और एथिसिटी, यानी कि ऐसे जोक्स सुनाना जो जेंडर बेस हों, रेस, लिंग, नस्ल या कोई धर्म के बेस पर हों, तो ऐसा कम्युनिकेशन हमको नहीं करना चाहिए। ये होता है अनएथिकल कम्युनिकेशन बिहेवियर के तहत ये आता है। फिर एक होता है डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, लाइंग, अनफेयर एटसेट्रा, यानी कि चीट करना, डिफ्रॉड करना, जानबूझकर मिसलीड नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है? डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, यानी कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ कम्युनिकेशन करे या हमसे कुछ पूछे, तो हमको अगर सच में उस बात का पता है तो हमको बताना चाहिए, जानबूझकर किसी को मिसलीड नहीं करना चाहिए। ये भी होता है, अगर हम जानबूझकर किसी को मिसलीड करेंगे तो ये हो जाएगा डिसेप्टिव कम्युनिकेशन, जो एक अनएथिकल कम्युनिकेशन बिहेवियर होता है। नेक्स्ट होता है इंस्ट्रूसिव। इंस्ट्रूसिव का मतलब होता है सर्वेलेंस, इनिशिएटेड बाय मैसेज रिसीवर
जैसे यूज ऑफ हिडन कैमराज, द टैपिंग ऑफ टेलीफोन्स एटसेट्रा। तो एक ऐसा कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए जो निगरानी से स्टार्ट हो। जैसे अगर हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, किसी के साथ संचार करना चाहते हैं, तो हम पहले उस पर निगरानी रखना शुरू कर दें हिडन कैमराज लगाकर, या जो वो मोबाइल पर बात कर रहा है तो उसकी मोबाइल फोन्स को टैप करके, यानी कि उस पर निगरानी रखना, तो ऐसा कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। एक होता है सिक्रेटिव। सिक्रेटिव का मतलब होता है फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है स्पेशली साइलेंस एंड इंक्लूडिंग अनरिस्पॉन्सिवनेस। तो इसमें साइलेंस होती है और अनरिस्पॉन्सिवनेस इंक्लूड इसमें होता है, इसमें रिस्पॉन्स नहीं होता बल्कि सिक्रेटिव कम्युनिकेशन होता है। फिर है मैनिपुलेटिव। मैनिपुलेटिव ट्राइंग टू गेट समवन टू बिलीव समथिंग इज अनट्रू बाय लाइंग। यानी कि ट्राइंग टू गेट, कोशिश करना, समवन टू बिलीव, किसी को विश्वास दिलाना, समथिंग दैट इज अनट्रू, जो रियल नहीं है, बाय लाइंग, झूठ बोलकर किसी को ये बताना कि ये सच नहीं है, तो और उस बात पर विश्वास दिलवाना, ये होता है मैनिपुलेटिव कम्युनिकेशन। ये भी अनएथिकल बिहेवियर होता है। एक होता है प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म होता है अनक्रेडिटेड यूज ऑफ समवन एल्स आइडियाज। जैसे किसी व्यक्ति के आइडियाज हैं खुद के, उसके मन से वो उसके दिमाग की उपज है, लेकिन हम उसको बिना क्रेडिट दिए ही उसके विचारों का यूज कर रहे हैं अपने कंटेंट में, या उसने कोई थ्योरी लिखी है, उस थ्योरी का हम अपने थीसिस राइटिंग में यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको क्रेडिट नहीं दे रहे। तो ये होता है प्लेगियरिज्म, जिसे साहित्य चोरी कहते हैं। इसको हम रिसर्च में अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है हाफ ट्रूथ और लाइज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। हाफ ट्रूथ जो आधा सच होता है, लाइज या झूठ होता है टू इन्फ्लुएंस, प्रभावित करने के लिए, पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन प्रभावित, यानी कि लोगों के विचार को प्रभावित करने के लिए कभी कभी प्रोपेगेंडा होता है। या जैसे भाषणों के अंदर होता है, नेता करते हैं प्रोपेगेंडा, यानी कि अपना, जैसे चुनाव के समय वो करते हैं तो उसे कहते हैं प्रोपेगेंडा, यानी कि हाफ ट्रूथ बोलकर वे पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित कर देते हैं। और अब हम इससे आगे एक और पढ़ेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होता है जो सेंडर के द्वारा मैसेज रिसीवर को पहुंचाना है, वह अच्छी तरह से पहुंचा दे और अच्छे से समझा दे, तो इसे हम कहेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन की करेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो इसमें होता है क्लियर मैसेज, जो मैसेज हमने भेजा है। जैसे हम कोई मैसेज सेंड करें, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। तो सेंडर जो अपना मैसेज भेजेगा वो सिंपल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड, ताकि उसको आसानी से समझ आ सके सामने वाले को। करेक्ट मैसेज, ये भी विशेषता है, मैसेज वेग और फॉल्स ना हो, यानी कि करेक्ट या राइट होना चाहिए। कंप्लीट मैसेज होना चाहिए, ये नहीं कि आधा अधूरा मैसेज हमने बता दिया। इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीटेड, जो इंफॉर्मेशन है वो शुड बी होनी चाहिए, कंप्लीटेड है, कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिसाइज मैसेज। प्रिसाइज का मतलब होता है छोटा से छोटा होना चाहिए, जितनी ज़रूरत सिर्फ उतना ही मैसेज होना चाहिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना हो, प्रिसाइज हो, शॉर्ट मैसेज होना चाहिए। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी कि सेंडर पर रिसीवर का ट्रस्ट होना चाहिए। सेंडर पर रिसीवर का ट्रस्ट होना चाहिए ताकि जो मैसेज दिया गया है वह सही है, ये डाउट ना हो। जैसे अगर कोई टीचर कभी कभी स्टूडेंट को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, तो स्टूडेंट अगले बार उस टीचर की बात को सीरियस नहीं लेंगे। अगर कोई टीचर बिल्कुल सही सही बता रहा है, और बिल्कुल जैसे स्टूडेंट ने कुछ पूछा और उस टीचर ने तब ही उसको सही उत्तर बता दिया, तो अगली बार जब स्टूडेंट टीचर से कुछ पूछेगा और टीचर को अगर कुछ पता भी नहीं होगा और टीचर उसका आंसर देगा, तो स्टूडेंट उसको बिना डाउट के ही मान लेगा। तो ये होता है रिलायबिलिटी, उत्तरदायित्व, यानी कि सेंडर पर, सेंडर होता है जो सेंडर भेजने वाला, उस पर रिसीवर का ट्रस्ट होना चाहिए ताकि जो मैसेज दिया गया है वह उसको
सही मान ले और उसमें डाउट ना करें, तभी वो उसे अच्छे से समझ पाएगा। कंसिडरेशन ऑफ रेसिपिएंट, ये होता है एटीट्यूड, एजुकेशनल लेवल, पोजीशन, नॉलेज को समझकर मैसेज डिलीवर करना चाहिए। जैसे रिसीव, जो कंसिडरेशन होता है रेसिपिएंट, जो रेसिपिएंट होते हैं जो हमारा मैसेज रिसीव करेंगे, उनको ध्यान में रखकर ही हमको मैसेज देना चाहिए कि उनका एटीट्यूड कैसा होगा, एजुकेशन लेवल उनका कैसा है, पोजीशन कैसी है, नॉलेज को समझकर ही हमको मैसेज डिलीवर करना चाहिए कि कहाँ पर हमको इंग्लिश का ज़्यादा यूज करना है, कहाँ पर हमको हरियाणवी भाषा या लोकल लैंग्वेज का ज़्यादा यूज करना है, कहाँ पर हमको हिंदी लैंग्वेज का यूज ज़्यादा करना है। तो ये हमको रेसिपिएंट के कंसिडरेशन से ही पता चलता है कि हमारी ऑडियंस कैसी है और हमको कैसा बिहेव वहाँ पर करना है। ज़्यादा नॉलेज वाला अच्छा टीचर नहीं, बल्कि जो अपनी नॉलेज को सामने वाले को अच्छे से डिलीवर कर दे, वही गुड टीचर होता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा नॉलेज है लेकिन वो अपने स्टूडेंट्स को अपनी नॉलेज को डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो उसका ज्ञान कोई काम का नहीं। बल्कि अगर किसी में ज्ञान कम है लेकिन अपने पूरे ज्ञान को वो ऐसे की ऐसे ही डिलीवर कर पा रहा है, तो वही होता है गुड टीचर। अब हम देखेंगे हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। तो हाई कॉन्टेक्स्ट हमको देखने को मिलता है एशिया में, और इसमें ना में भी हाँ होती है। और लो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है यूरोप में, हमको ये देखने को मिलता है, और ना का मतलब ना ही होता है। जैसे हम हमारे घर में अगर कोई मेहमान आ जाता है तो हम उसको पूछते हैं चाय की, तो चाय के बारे में पूछते हैं, लेकिन मेहमान हमको ना करेगा, लेकिन उसकी ना में भी उसकी हाँ होती है। अगर हम उसको चाय ना दें, एक बार उसने मना किया और हम ना दें, तो वो घर जाकर कहेगा कि उन्होंने तो हमें चाय तक नहीं पिलाई। तो यानी कि जो एशिया में होता है हाई कॉन्टेक्स्ट होता है, अगर ना कहे तो ना में भी उसकी हाँ होती है, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। अगर एक बार ना कर दिया तो उसका मतलब ना ही होता है। अगर उसने हाँ किया तो हाँ का मतलब हाँ ही होगा। लेकिन एशिया में हाई कॉन्टेक्स्ट होता है, इसमें ना में भी हाँ छुपी होती है, लेस डायरेक्ट होता है। ये डायरेक्ट नहीं बोलते, बल्कि टोंट के जरिए बोलते हैं। ह्यूमन रिलेशन हमारे ऐसे हैं कि लेस डायरेक्ट होते हैं। तो ये होता है हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट। फिर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, ये क्या होता है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेंस होता है सामने वाले का ऑब्जर्विंग पावर अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और अगर सामने वाला उसको ऑब्जर्विंग पावर अच्छा ना हो, या हमारे अंदर ऑब्जर्विंग पावर अच्छा नहीं है, तो हम सामने वाले की बात को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए स्किल होनी चाहिए, पहली है ऑब्जर्वेंस, अच्छे से ऑब्जर्व करने वाली स्किल होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्लैरिटी एंड ब्रेविटी, यानी कि अच्छा वक्ता अपना मैसेज स्पष्टता से जो देता है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए और ब्रेविटी भी होना चाहिए, यानी कि अच्छा वक्ता होना चाहिए, वो अपना मैसेज स्पष्टता से देता है। लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, अच्छा वक्ता को अच्छा श्रोता भी होना चाहिए, सुनने के बाद साथ साथ उसको समझना भी चाहिए। तो इसमें क्या है कि अगर एक अच्छा वक्ता है तो उसको एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए, यानी कि उसको सुनना भी आना चाहिए और उसको समझना भी आना चाहिए। अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कभी हम जैसे आमने सामने बात करें, तो कभी हम सेंडर बनेंगे, कभी हम रिसीवर बनेंगे। यानी कि कभी हमको बोलना होगा, वक्ता बनेंगे, लेकिन जब सामने वाला बोलेगा तो हम उसको सुनेंगे और उसको समझेंगे। तो लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो ये भी होती है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, सामने वाले के इमोशंस को हमको समझना चाहिए। अगर सामने वाला हमको कोई सीरियस बात बता रहा है और हम उसको मजाक में उड़ाएं या उसका मजाक बनाएं, तो सामने वाला अपनी बात को शेयर नहीं करेगा। यानी कि सामने वाले के इमोशंस को हमको समझना होगा। अगर सामने वाला मजाक के मूड में है और हम उससे सीरियस सीरियस बात ही किए जा रहे हैं, या सामने वाला पॉजिटिव बात कर रहा है और हम उसको नेगेटिव बातें कर रहे हैं, तो ये भी उसके इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो जाएगा और वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए कि हमें उसके इमोशंस के हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए। फिर है रिस्पेक्टफुलनेस होनी चाहिए। रिस्पेक्टफुलनेस यानी कि नॉलेज एक्सचेंज के टाइम वैल्यूज, बिलीव्स, ओपिनियंस में रिस्पेक्ट होनी चाहिए।
जैसे अगर एक हिंदू व्यक्ति है और एक मुस्लिम व्यक्ति है, या उनके अलग अलग कास्ट है, या अलग अलग रिलीजन है, या अलग अलग देशों के लोग हैं, और हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर हम उसके धर्म को या उसके देश को पसंद नहीं करते, फिर भी हमको उसके देश के प्रति, उसके धर्म के प्रति, उसकी जाति के प्रति, उसके रंग के प्रति हमको रिस्पेक्ट दिखानी होगी। तब ही वो, जब अगर हम उसकी वैल्यू करेंगे, उसके टाइम की वैल्यू को समझेंगे, उसके बिलीव्स की रिस्पेक्ट करेंगे, तो ही वो हमारी बातों को अच्छे से सुनेगा और कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाएगा। तो रिस्पेक्टफुलनेस भी होना चाहिए। नेक्स्ट, सेल्फ एफिशिएंसी या सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब तक सेंडर सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होगा, तब तक सामने वाला उसकी बातों को सीरियस नहीं लेगा। जैसे अगर हम कोई बात कहें और अगर हम खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो हम दूसरों को क्या समझाएंगे। तो पहले सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो सेल्फ एफिशिएंसी या सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल का मतलब होता है बिना बोले कम्युनिकेशन, यानी कि गेस्चर्स, संकेतों के माध्यम से, फेशियल एक्सप्रेशन, फेस में कभी सैड फेस करके, कभी स्माइल वाला फेस करके, तो फेशियल एक्सप्रेशन से, आई कॉन्टैक्ट, आई हमारी आंख को दूसरे की आंख से कॉन्टैक्ट होता है, जो उसे कहते हैं आई कॉन्टैक्ट। तो इनसे भी कभी कभी कम्युनिकेशन हो सकता है। सिलेक्शन ऑफ द राइट मीडियम। राइट मीडियम का हमको सिलेक्शन करना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के लिए। क्या? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर जैसे हम स्कूल में हैं, स्कूल में अगर हमको बोर्ड की आवश्यकता है, तो हमको बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर कोई टॉपिक है डिजिटल बोर्ड पर समझना है, तो डिजिटल बोर्ड का यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर हम गांव में या किसी शहर में कोई रैली कर रहे हैं, तो पोस्टर होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे साधन होने चाहिए। प्रायोरिटी ऑफ द मैसेज, जो हमारा मैसेज है उसको प्रायोरिटी, प्राथमिकता देनी चाहिए, कि हमारा मैसेज सबसे पहले रहना चाहिए, चाहे कोई भी हमारे अगर उपलब्ध संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो भी हमारा मैसेज को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। द रिसीवर्स पॉइंट ऑफ व्यू, रिसीवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान में रखना चाहिए, कि जो हम बात कर रहे हैं वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू में सही होनी चाहिए, या उसको ये बिलीव होना चाहिए कि हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और जो हम उसको बता रहे हैं वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू में भी सही या गलत हो सकता है। फिर होता है प्रोवाइडिंग फीडबैक। फीडबैक टू वे प्रोसेस होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और फीडबैक मोर इम्पोर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है फीडबैक। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, और कल को देखेंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें सी से स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या क्या होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए। तो आज हमने देखा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फीडबैक, फीड फॉरवर्ड देखा, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल में क्या क्या होना चाहिए। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।